नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण द्वारा दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में आभार एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा सैनिकों और शहीदों के हित में लिए गए बड़े फैसलों के लिए पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों और सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने सीएम का आभार जताया। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए आश्रितों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार राजधानी राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा रही है। अभी तक 17 सैनिक आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी गई है। बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जागेश्वर धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सावन का आज चौथा सोमवार, इस दौरान सोमवार को देखते हुए जो शिव भक्त हैं उनकी भारी भीड़ सभी शिवालयों में देखने को मिली। सुबह से ही भक्त महामृत्युंजय जलाभिषेक शंकर पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सावन के चौथे सोमवार के दिन आज हर जगह धूम देखने को मिल रही है। तमाम शिव भक्त शिवालयों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव, प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। साथ ही पार्टी में पूर्व में जो कमियां देखने को मिली थी, उन कमियों को भी दूर करने पर मंथन होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि दिल्ली में होने वाली ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगामी चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में सरगर्मी तेज है। इस कड़ी में आज उत्तराखंड कांग्रेस की राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक बैठक हुई थी। हालांकि आज की बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। दिल्ली में आदरणीय शैलजा जी और दीपिका पांडे जी सह प्रभारी हैं। आदरणीय गुरदीप सप्पल जी के तत्वाधान में विधायक मंडल दल की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें पूर्व वाली बैठक के सारे एजेंडे रहेंगे, जिसमें निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ का बाई इलेक्शन, 27 का जो रोड मैप है उसके विषय में भी चर्चा होगी। और इस बैठक में जो सबसे खास बात है वो गैरसैंण में होने वाले ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धनराज गर्ग का। धनराज, आज क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस की राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इस बैठक में कौन कौन दिग्गज मौजूद और बैठक कितनी खास और अहम? बिल्कुल, ये देखिए जो कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली के अंदर बुलाई गई है, ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सभी विधायकों को, यानी कि कांग्रेस के जो विधायक है उनको दिल्ली बुलाया गया है और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया है और नेता प्रतिपक्ष को भी दिल्ली बुलाया गया है। और ये बैठक होगी, इस बैठक में मेन एजेंडा जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को लेकर होगा, यानी कि नगर निगम के जो चुनाव है उनको लेकर इसमें एजेंडा की बात की जाएगी। और इसके साथ ही जो आने वाले जितने भी चुनाव है उन चुनावों को लेकर इसमें एजेंडा तय किया जाएगा। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गैरसैंण का जो मानसून सत्र है उत्तराखंड का वो होना है गैरसैंण के अंदर, उसको लेकर रणनीति भी इसमें तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरीके से सरकार को घेरने का काम कांग्रेस करेगी और किस तरीके से जो विधायक है वो किस तरीके से मुद्दों को बीजेपी के सामने उठाते हुए नजर आएंगे, यानी कि सरकार को किस तरीके से करेंगे देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से जो बैठक बुलाई गई है इसमें मेन बात यह
ये है कि जो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक गैरसैंण में जो तमाम जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, बिल्कुल धन्यवाद, क्योंकि पहले ही कांग्रेस जो है गैरसैंण में होने वाले मॉनसून सत्र की अवधि पर 3 दिन की जो समय दिया गया है उस पर सवाल उठा रही है। अब जिस तरह से महत्वपूर्ण बैठक, क्या माना जाए, कितनी यहां पर कोशिश की सरकार को किस तरह से घेरा जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस इस सत्र के दौरान सरकार को घेरेगी, उससे आने वाला जो उपचुनाव है, चाहे वो केदारनाथ का उपचुनाव हो या फिर जिस तरह से निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी यहां पर रणनीति बनाने की कोशिश। बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस पहले से ही सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अवधि को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और साथ पर कहा गया है कि अवधि को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन वही देखिएगा कि जो आने वाले निकाय हैं, बिल्कुल, यानी निकाय चुनाव और जिस तरह से केदारनाथ में उपचुनाव होना है उसको लेकर अभी से रणनीति और मंथन का दौर शुरू हो गया है। धनराज, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात अब उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश के आसार हैं। चंपावत, चमोली, बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश के आसार है। चंपावत, चमोली, बागेश्वर में भी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस दौरान लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है। जहां पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में बारिश की वजह से जल भराव हो रहा है। इस दौरान मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 6 जिलों में चंपावत, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और नैनीताल शामिल है। तो देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इस दौरान लोगों की अगर बात करें तो बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जनजीवन जहां पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर जो मुख्य नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ गया है। मैदानी क्षेत्रों में जहां जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की वजह से कई सड़क मार्ग बंद हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट मोड में रहने की भी अपील की है। तो बारिश का सितम लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और चमोली के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। संवाददाता धनराज गर्ग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले धनराज गर्ग आपके पास आना चाहूंगी। धनराज, जिस तरह से मौसम की मार उत्तराखंड लगातार झेल रहा है, बारिश का सितम लगातार जारी है, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए जो आफत की बारिश है वो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक देखने को मिल रही है और पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बारिश होती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड वासियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि लगातार देखिएगा कि आज भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है।
और देहरादून से 6 जिलों के अंदर ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बागेश्वर, चमोली, टिहरी और नैनीताल शामिल है। और आप देखिएगा कि लगातार जो प्रशासन है उसको भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और जनता से भी अपील की जा रही है कि ऐसे मौके पर वो नदी नालों के पास में जाए, क्योंकि नदी नाले इस समय उफान पर है और कभी भी कोई हादसा घट सकता है। उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं जनता से अपील की जा रही है कि वो नदी नालों से दूर रहे। और इसके साथ ही चारधाम यात्रा की यदि मैं बात करूँ तो इस समय उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा जोरों पर है और चारधाम यात्रियों से भी अपील कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। साथ साथ में कहा गया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले वो पहले मौसम का पूर्वानुमान जान ले, उसके बाद ही चारधाम यात्रा शुरू करें। बिल्कुल, और यही वजह है कि प्रशासन बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि पूरी तरह से सतर्कता जरूर बरते। विकास, अगर बात करें हरिद्वार की, जिस तरह से आज सावन का चौथा सोमवार भी है, जगह जगह शिव भक्तों की भीड़ है, हरिद्वार की बात करूं तो मौसम की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से झमाझम बारिश के बाद गंगा का जलस्तर जो था थोड़ा बढ़ गया था। पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भी अलर्ट यहाँ पर घोषित किया है, तो उसका असर कहीं ना कहीं हरिद्वार में जो गंगा का जलस्तर है उस पर भी पड़ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल एक बार चेतावनी स्तर से 30.30 मीटर यहाँ पर गंगा अपने चेतावनी स्तर से ऊपर बही थी, लेकिन उसके बाद कुछ सामान्य स्थिति में वो वापस आई है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ साथ जिला प्रशासन के साथ वो लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार उस पर नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी जो भी जल स्तर हो लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जा सके और समय पूर्व जितने भी गंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनको अलर्ट यहाँ पर किया जा सके। और साथ ही साथ अगर जिस तरह से अधिकारियों की बात करें, उन्होंने अपनी जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अगर हम हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार में भी देर शाम कल भी बारिश हुई थी और आज भी मौसम बिल्कुल लगातार बना हुआ है। तो हालांकि हरिद्वार में बारिश का गंगा के जल स्तर में बहुत ज्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जल भराव जरूर यहाँ पर एक समस्या बिल्कुल उत्पन्न होती है। लेकिन वहीं अगर पहाड़ों से आने वाले पानी की बात करें, उसकी मॉनिटरिंग हरिद्वार में यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से रेगुलेट जो मैदानी बिल्कुल यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से बार बार बाढ़ चौकियों को जो है अलर्ट किया जा रहा है, अलर्ट पर रखा जा रहा है। धनराज, अगर बात करें देहरादून की, क्योंकि देहरादून से भी हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से देहरादून में रिस्पना नदी और जो रिस्पना नाला है वो उफान पर आ गया था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र में जब बारिश होती है तो लाजमी है कि जो रिस्पना नदी है वो कहीं ना कहीं उफान पर आती है। और हालांकि प्रशासन को पहले से अलर्ट मोड पर रखा जाता है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं टाइम रहते जो नदी के किनारे बसे नहीं धनराज, एक तरफ स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे कार्य, दूसरी तरफ जो जमकर देहरादून में बारिश हो रही है, उसके बाद जनजीवन जो है लोगों का पूरी तरह से अस्त व्यस्त। ऐसे में प्रशासन की किस तरह से तैयारियां, किस तरह से कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि जिस तरीके से देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और उसके साथ ही बारिश लगातार उत्तराखंड के अंदर हो रही है तो उससे भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और जो जनता का जनजीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार हम देखते हैं कि जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और प्रशासन के बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी और सभी व्यवस्थाओं का काम कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी और प्रशासन में जिम्मेदारी को खुद से निभाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो पहाड़ी क्षेत्र में जब बारिश होती है खासकर तो जो नदी नाले हैं वो उफान पर होते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी एक चुनौती होती है कि किस तरीके से उस जनता को समझाया जाए, किस तरीके से जनता को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि नदी किनारे जो लोग बसे होते हैं तो उनकी पूंजी जमा वहां पर होती है तो उसके द्वारा ही वो मकान बनाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो नदी नाले उफान पर होते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद जरूर रहता है और लगातार बिल्कुल प्रशासन की तैयारी अब की बार काफी अच्छी है, पूरी है। वो हमने तब भी तस्वीर देखी जब केदारनाथ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि आज अगर देहरादून की बात करूं, हल्की बहुत धूप खिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। लेकिन धनराज, अगर मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कितने और दिन जो है बारिश का ऐसा ही अलर्ट रहेगा और कब से लोगों को राहत की उम्मीद?
जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अभी उत्तराखंड वासियों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 15 से 20 तारीख तक कहीं ना कहीं मौसम इसी तरीके से बना रहेगा और लगातार बारिश उत्तराखंड के अंदर देखी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि आज के दिन में बात करूँ तो अभी राजधानी देहरादून के अंदर हल्की धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं ये संभावना बन जाती है कि बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहती है। और लगातार हम देखते भी हैं कि कई दिन से इसी तरीके से हो रहा है कि बिल्कुल, राजधानी देहरादून में बहुत जल्दी जो है मौसम जी। करवट लेता है, वो तस्वीर हम सबने ही देखी है और यही वजह है कि प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। और हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने अभी कुछ 1-2 दिन और लोगों से सतर्कता बरतने की यहां पर अपील जरूर की है। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए, और विकास आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और टिहरी में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान जहां पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन और लैंडस्लाइड हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी से खबर आपको बताते हैं, जहां उत्तरकाशी से बड़ी खबर, पत्थर आने के कारण मैक्स गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ओरछा बैंड के पास यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी में पत्थर आने के कारण मैक्स गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप देख सकते हैं लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लैंडस्लाइड हो रही है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में पत्थर आने की वजह से मैक्स गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ओरछा बैंड के पास का यह हादसा है, ये पूरा मामला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है मैक्स गाड़ी पर गिर गए यहां पर, जिससे चालक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून के गांधी पार्क से परेड ग्राउंड तक भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने महात्मा गांधी और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तिरंगा यात्रा में खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारी, पीआरजी के जवान, स्वयंसेवक और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये यात्रा देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। जिन शहीदों ने हमें आजादी दिलवाई, उनको नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमारा तिरंगा झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश का अमृतकाल प्रारंभ हो रहा था, यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतकाल को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के आह्वान में हर घर तिरंगा, यानी कि अपनी आज़ादी के प्रतीक को अपने घरों के उच्च स्थान पर स्थापित करने की जो एक आह्वान किया था, उसी में यह तिरंगा यात्रा तब से प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से ये तिरंगा यात्रा देहरादून से लेकर पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में 15 तारीख को इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जो है वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए, वो हमेशा बरकरार रहे। इसको लेकर जो है ये सारी तिरंगा यात्रा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो आने वाले 15 तारीख को हम सब लोग पदार्पण करने वाले हैं, समस्त प्रदेशवासियों को भी समर्पित। खबर कोटद्वार से है, जहां यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की दुगड्डा की पहाड़ियों में बसा आमसौड़ा गांव पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। बादल फटने की घटनाएं होने के बाद आमसौड़ के सामने की पहाड़ी में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पूरे गांव में मलबा और बोल्डर आ गए। भूस्खलन के साथ आए मलबे में कई मकान दब गए,
जिसके बाद ग्रामीणों को रातों रात अपने घरों को छोड़ दूसरे गांव में जाना पड़ा। बरसात के साथ ही गांव से लगी पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगते हैं, जिससे जान माल का भी खतरा बना हुआ है। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि घटना के बाद गांव पर नजर बनाई हुई है। बरसात खत्म होने के बाद ही पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस संबंध में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ड्यूरिंग दी मानसून सीजन या डिजास्टर सीजन में उस पर लगातार नज़र रखे हुए और पोस्ट मानसून सीजन जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जानी है, जो भी उपचारात्मक गतिविधियां की जानी है, उनके लिए हम लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स दी जा चुकी हैं। फर्दर जो इम्प्रूवमेंट्स किए जाने हैं या लोगों के लिए उस जगह को सुरक्षित बनाया जाना, उसके लिए हम लोग सितंबर के बाद से उनको। वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को लगातार तोड़कर जलाए जाने और छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं और लगातार हिंदुओं द्वारा वहां से किए जा रहे पलायन से संत समाज नाराज है। संतों ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों की जरूरत है, तो नागा सन्यासी बांग्लादेश कूच करने के लिए तैयार है और नागा सन्यासी प्रयागराज कुंभ से पहले बांग्लादेश में कुंभ करने के लिए तैयार हैं। संतों ने इस संबंध में जूना अखाड़े में बैठक कर यह घोषणा की है। संतों ने तीखा रोष जताते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और वहां की अंतरिम सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब समय आ गया है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाया जाए। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।